नमस्कार दोस्तों, आज हम यूनिट 8 के नाटकों में शामिल शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें हम पूरा नाटक मूल टेक्स्ट से पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट कथन है वो भी अंडरलाइन है, वो भी आपको मिलेंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए। जो भी हिंदी नेट से तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है यह क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है, इसके लेखक शंकर शेष हैं। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष 60 नाटकों और रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रयोगधर्मी नाटककार के रूप में आपकी ख्याति रही है। आपके नाटक और एकांकी समय समय पर खेले जाते रहे और दर्शकों ने इन प्रयोगों को काफ़ी सराहा है। डॉक्टर शंकर शेष मराठी भी जानते थे। उन्होंने मराठी से कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया है। इस तरह हम देखेंगे कि इनका जन्म यानी शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर में हुआ था। और ये नागपुर विश्वविद्यालय से 1956 में BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास किया और 1960 में PhD की। बम्बई विश्वविद्यालय से 1976 में MA लिंग्विस्टिक प्रथम श्रेणी। वर्ष 1956 से जीवन पर्यंत रंगमंच से संबंध मध्य प्रदेश शासन द्वारा रहा। बाढ़ का पानी, चंदन के दीप और बंधन अपने अपने कृतियां पुरस्कृत। फिल्म दूरियां के लिए फिल्म फेयर प्राप्त। फिल्म घरौंदा तथा दूरियां के लिए आशीर्वाद पुरस्कार प्राप्त। साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा कोमल गांधार पुरस्कृत। 28 अक्टूबर 1981 को श्रीनगर कश्मीर में इनका निधन हो गया। इस तरह हमने लेखक का परिचय देखा। अब हम देखेंगे नाटक। शंकर शेष, अभी हम इनका जीवन परिचय देख चुके हैं। इनका नाटक एक और द्रोणाचार्य, ये हमने दृष्टि से उठाया, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। फिर हमने मूल पाठ की टेक्स्ट भी रखा है, उसको भी जो महत्वपूर्ण कथन है उसको पढ़ेंगे। इसलिए क्लास में बने रहें, स्किप मत करिएगा, पूरा अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा नाटक आपको समझ में आएगा। तो इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। 2 भागों में विभाजित यह नाटक पौराणिक तथा कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। इस नाटक की विषय वस्तु हम समझेंगे। विषय वस्तु: शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। ये प्रश्न पूछा इस बार प्रश्न पूछा गया था कि जो कृपी है, लीला के असमकाल की तुलना किस महाभारत के एक पात्र से ली गई, तो उसका कृपी था। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट बहुत ही फैक्ट बनता है कि इसका प्रश्न बन सकता है इस बार कि अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि अरविंद की तुलना किससे की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जो द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में धंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ समांतर रूप से चलती हैं, एक अरविंद की तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया है। यह नाटक मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है।
नाटक मूल रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार में व्यक्ति की असहाय बेबसी का चित्रण करता है। इस नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। अब हम इसके प्रमुख पात्रों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पात्र आते हैं अरविंद, एक मध्यम वर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक हैं। लीला अरविंद की पत्नी है। यदु अरविंद का साथी मित्र जो उन्हीं के साथ स्कूल में पढ़ाता है, शिक्षक है। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप और शिक्षा का व्यवसाय करने वाला, जिसका वो स्कूल होता है, जिसमें वो कॉलेज होता है, जिसमें अरविंद पढ़ाता है, उसका ये मालिक होता है प्रेसिडेंट। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा। प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो 60 वर्ष उसके पूरे होने वाले होते हैं। और प्रेसिडेंट का चाटुकार है, यानी कि प्रेसिडेंट की चाटुकारी करता रहता है। विमलेंदु अरविंद का मित्र, अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी होती है। चंदू 20 वर्ष का लड़का, अरविंद का चहेता शिष्य, जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अनुराधा चंदू की प्रेमिका होती है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, अनुराधा की याद रखिएगा, जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता है और अंत में आत्महत्या कर लेती है अनुराधा। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक होते हैं। सुदीप अरविंद का बेटा है। अब ये तो हमारा हो गया आधुनिक पर नाटक लिखा गया उसके पात्र। अब ये जो महाभारत कालीन पौराणिक विषय मानकर लिखा गया है उनके पात्रों को हम देखेंगे। तो प्रमुख सबसे पहले पात्र हमारे आते हैं द्रोणाचार्य, फिर कृपी जो द्रोणाचार्य की पत्नी है और अश्वत्थामा की माता है, और इसी के साथ साथ अश्वत्थामा, द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, ये सभी इसके पात्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक। विशेष क्या है इस नाटक में देखेंगे। इस नाटक में 2 कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। इस नाटक में पुराने कथानक द्वारा आधुनिक समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। सही गलत में पूछ लिया जाता है तो ये भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कथा सार क्या है। कोई भी नाटक हो दोस्तों, उसका कथा सार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जब कथा सार से ही उस नाटक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कथा सार को अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला हमने देखा ये 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पहले हम पूर्वार्ध का कथासार देखेंगे। नाटक में आधुनिक कथा का नायक अरविंद एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, जिसे अपनी कैंसरग्रस्त मां का इलाज करवाना है, विधवा बहन का परिवार चलाना है तथा अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भेजना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद वो अपने सिद्धांत के अनुसार कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेता है, किंतु अपने मित्र यदु, पत्नी लीला और प्रिंसिपल के कहने पर राजकुमार की रिपोर्ट नहीं भेजता है तथा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। उसके प्रिय शिष्य चंदू को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। नाटक में अरविंद का एक मृत मित्र विमलेंदु, याद रखना विमलेंदु कैसा है, मृत मित्र है जो मर चुका है, बार बार आता है, जो उसे अपने द्वारा रचित द्रोणाचार्य नाटक सुनाता है, जो महाभारत के, याद रखना ये द्रोणाचार्य नाटक है, ये इसके लेखक इसके अकॉर्डिंग विमलेंदु होता है और लेखक को यानी कि अरविंद को उस द्रोणाचार्य की कहानी विमलेंदु सुनाता है, जो महाभारत काल के द्रोण की कथा पर आधारित है। इस कथा में अश्वत्थामा का कृपी से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए जाना, द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अपमान करना, भीष्म के कहने और अपनी पत्नी कृपी के दबाव के कारण द्रोणाचार्य का पांडवों तथा कौरवों का गुरु
बनना तथा अंत में अर्जुन के सामने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेने की कथा का वर्णन है। ये हमने पूर्वार्ध की बात की, कथा वस्तु समझी। अब हम देखेंगे उत्तरार्ध की कथा वस्तु क्या है। तो उत्तरार्ध में क्या होता है, उत्तरार्ध की कथा का आरंभ लीला के सुख से बीत रहे जीवन से होता है। वो फ़ोन उठाकर किसी से बात कर रही होती हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ अचानक अरविंद आकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट के गुंडे बेटे राजकुमार को अपने ही कॉलेज की एक लड़की अनुराधा, जिसकी उम्र हमने कितनी बताई थी, 20 वर्ष है, अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा है और वह उसे ज़रूर सज़ा दिलवाएगा। यहाँ भी उसे उसका मित्र यदु और पत्नी लीला रोकती हैं, लेकिन वह नहीं मानता। अनुराधा जब उसके घर पूछने आती है कि वह उसकी मदद करेगा या नहीं, तभी प्रेसिडेंट उसको यह धमकी देता है कि अगर वह अनुराधा की मदद करेगा तो वह उस पर गबन का आरोप लगाकर जेल भेज देगा। एक बार फिर अरविंद को अपने पारिवारिक सुख के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। इस पर अनुराधा बताती है कि उसका प्रेमी चंदू ठीक कहता था। याद रखना, चंदू अनुराधा का प्रेमी है, ठीक ही कहता था कि आप बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी हैं। ये किसको कहा है, अरविंद को अनुराधा ने कहा है, नपुंसक बुद्धिवादी हैं। इस घटना से आहत होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। यहाँ फिर विमलेंदु की छवि प्रेत के रूप में आती है जो अरविंद को यह बताता है कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार 3 लोग हैं। याद रखना कौन से वो 3 लोग हैं जिनको वो बताता है, तो वे 3 लोग हैं, एक प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। यानी कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार यदु 3 लोगों को बताता है, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। अगर कोई और चौथा देकर पूछ लेता कौन सा नहीं है तो आप याद रखिएगा। और फिर वह अपने नाटक की कथा कहता है, जहाँ अश्वत्थामा, कृपि और द्रोणाचार्य में संवाद होता है। अश्वत्थामा अपने माता पिता से पूछता है कि मेरे संस्कार में क्या कमी थी जो द्रौपदी के चीरहरण पर भी मेरा खून गर्म नहीं हुआ। इस पर कृपि द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को दुत्कारती है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि भीषण युद्ध होगा जिसमें सर्वनाश होगा। मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अंत में अरविंद पर प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धक्का देकर मारने का आरोप लगता है, जिसका एकमात्र आंखों देखा गवाह उसका प्रिय शिष्य चंदू रहता है। और कोर्ट में चंदू से जब यह पूछा जाता है कि क्या अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया, तब वह कहता है कि हो सकता है, यानी अर्ध सत्य, यानी कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तभी फिर विमलेंदु का रूप आता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा कहता है, जहाँ रणभूमि में युधिष्ठिर द्रोण को कहता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था या कुंजर, तेज शंख ध्वनि कोलाहल जिससे द्रोणाचार्य अपना शस्त्र रखकर निहत्थे हो जाते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक और द्रोणाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी एक आगे आधुनिक युग के द्रोणाचार्य कौन है, अरविंद को कहा गया। और कौन कहता है, ये यदु कहता है। इस तरह हमने नाटक का कथासार समझ लिया। अब हम नाटक के मूल टेक्स्ट से जो महत्वपूर्ण कथन हैं हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। पूर्वार्ध पहले हम देखेंगे, इसके प्रमुख कथनों को देखेंगे। सबसे पहले लीला का कथन आता है। याद रखना शुरुआत लीला के कथन से होती है, जिसमें कहती है, लाइट तो जला लेते और बढ़कर स्विच ऑन करती है। विराम, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। विराम, टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती हुई, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है।
पूरे 4 हो गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसमें यह पूछ सकता है कि लीला शक्कर का क्या भाव बताती है, तो याद रखना तो 4 हो गई, यानी 4 रुपये हो गई है। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। लीला कापियाँ देकर कहती, सिन्हा का काम किया या नहीं किया ना? अरविंद, चुप, सारी आफत मेरे सिर, नहीं बढ़ाया नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? याद रखना सिन्हा का थोड़ा ही जिक्र आया है और वो भी लीला करती है। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। लीला, तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली? यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता? ये लीला का कथन है। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देंगे। आपको पूरे नाटक की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इसलिए क्लास ज़रूर देखें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अरविंद कहता है, देख कर तो मक्खी नहीं निगल सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, याद रखिएगा। ये किसका कथन है? अरविंद का कथन है कि देख कर तो मक्खी नहीं निगल सकता। इसके बाद हम अगला देखेंगे महत्वपूर्ण कथन कि यदु का कथन है कि मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फ़ायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद, दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यह कथन अरविंद का है। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। जो यदु, जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक खेला है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। यानी कि अभी जो हम पढ़ आए हैं कि विमलेंदु ने लिखा था द्रोणाचार्य नाटक, उसी का जिक्र यहाँ पर हुआ है। उसके आगे हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। DA अब खटाई में पड़ गया। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। अरविंद जाता है प्रिंसिपल का प्रवेश, उम्र करीब 60 है। याद रखना प्रिंसिपल की उम्र 60 है, पर अधिक लगती है ठिगना और आँख से काना है। ये कौन है? प्रिंसिपल का ये बताया गया है। लीला आश्चर्य से आप छोड़ो। इसके बाद हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। प्रिंसिपल का कथन है, तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर हो गई, गलती हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। इसके बाद हम जब वो समझाने आता है तब ये कहता है। इसके बाद ही प्रिंसिपल का महत्वपूर्ण कथन है, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसीलिए तो कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, लेकिन बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। ये प्रिंसिपल का कथन है। अगला हम देखेंगे कथन प्रिंसिपल का ही है। अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी क्या, बुरे दिन जो आ गए हैं। अगला हम देखेंगे कथन। लीला उत्तेजित, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिएं और हम लोग उसी तरह जीते रहें, लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच चंदू दिखाई देता है, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य होता है अरविंद का। उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है। कॉलेज के छात्रों से वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है और भीतर जाती है। चंदू की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण कथन ये है। अरविंद कहता है, यू आर अ लॉयर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोल रहे हैं? इंग्लिश में बात अरविंद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला कथन ये है चंदू का। मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं
उस विरोधी की बलि बनाया गया हूँ सर। इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। चंदू, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। ये चंदू का कथन है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। वो राजकुमार के बारे में कहता है, प्रेसिडेंट का प्रवेश 50 के आसपास। तो हमने देख लिया चंदू की उम्र कितनी। चंदू 20 साल का, प्रिंसिपल 60 वर्ष का, प्रिंसिपल 60 साल का, और प्रेसिडेंट की उम्र 50 साल है, और अनुराधा की उम्र भी 20 वर्ष है, लगभग 20 वर्ष। तो रोब दाब वाला व्यक्तित्व, मुंह में सिगार, आवाज़ में इस्पाती खनक, लीला भीतर जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट का कथन है, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। आप लोगों को पूरे नाटक की PDF मिल जाएगी ग्रुप पर, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट अरविंद से कहते हैं। ये हो गया। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। अरविंद, कीमत जानती हो। यही कथन उसमें द्रोणाचार्य कृपि से कहते हैं, और यही अरविंद लीला से कहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगला देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। यदु का है, इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। विमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये विमलेंदु का कथन है जो मर चुका है। अगला महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, विमलेंदु का ही है। तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से बहुत अंधेरा है वहाँ। सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। ये विमलेंदु का कथन है। इसके बाद हम अगला कथन देखेंगे। अगला कथन ये है, धीरे विमलेंदु, अंधकार में बच्चे के रोने की सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। यहाँ याद रखना, अश्वत्थामा 7 से 8 वर्ष बताया गया है उसके बचपन का। इसमें अगला हम कथन देखेंगे। वो गोरस मांगता है मम्मी से अपनी कृपि से, और गोरस ना होने की वजह, गोरस का मतलब होता है दूध, ना मिलने पर उसकी माँ कृपि क्या करती हैं, आटे का घोल उसको दूध बताकर आटे के घोल को पिला देती हैं अश्वत्थामा को। आगे हम पढ़ेंगे। अगला कथन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण कथन ये है, कृपि का, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था जो वो उसको पिलाती हैं, हम बता चुके हैं। अगला हम देखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि कृपि ने उसको क्या पिलाया था, तो याद रखना, आटे का घोल। कृपि, ले चुके बदला, अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है, यानी कि अधिक बोलने वाला है, यानी कि जो कुछ ना करे उसका वो बताया गया है। अगला हम देखेंगे, द्रोणाचार्य का कथन है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये द्रोणाचार्य का है। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाड़ों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। ये भीष्म का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हम देखेंगे,
जो हमने महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जो अंडरलाइन है, उनको आप एक नोट पर लिख लीजिएगा। एकलव्य, मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। यानी कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की मुलाकात होती है, द्रोणाचार्य की और एकलव्य की। एकलव्य, लेकिन जन्म पर मेरा तो अधिकार नहीं था। जब वो कहते हैं कि हम शूद्रों को वो शिक्षा नहीं देते हैं, तब वो कहता है कि जन्म पर मेरा अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जाति व्यवस्था के लिए। अगला हम देखेंगे, वो पूछते हैं तुम किसके पुत्र हो? तो कहता है मैं व्याध राज का पुत्र तो हूँ ही, कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। जब वो कहता है मतलब मुझे गुरु दक्षिणा दो। उसके बाद हम अगला आगे का महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, एकलव्य का है, क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना अंगूठा मांग सकोगे? क्या आप भी भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा एकलव्य से, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से, जिसके बाद वो निरुत्तर हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, उनको इसका उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। अर्जुन का है कि पर यह अन्याय है। जब वो कहते हैं उनको अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्य का, तब अर्जुन कहते हैं यह अन्याय है गुरुदेव, देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, अर्जुन कहता है द्रोणाचार्य से। अगला हम देखेंगे, अर्जुन का ही कथन है, भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। ये अर्जुन कहता है द्रोणाचार्य से। अगला हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। इस तरह हमारे पूर्वार्ध के कंप्लीट हो गए। अब हम उत्तरार्ध के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। इसमें मंच खाली है, फ़ोन की घंटी बज रही है, लीला आकर फ़ोन लेती है और बात करती है। बताती है सुदीप पास हो गया। सुदीप कौन है? लीला और अरविंद का लड़का है। अगला हम कथन देखेंगे। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण कथन है, लीला, लेकिन सच बोलने की सजा जानते हो? यानी कि जब वो बलात्कार करते हुए पकड़ लेता है राजकुमार को अनुराधा का, तो वहीं क्या ये जिक्र है, वो कहती है सच बोलने का मतलब जानते हो? अगला हम देखेंगे, क्या राजकुमार तो उसे प्रेसिडेंट कहता है अब आपसे क्या छिपाऊं, मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है, मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। वो कहते हैं अरविंद से, क्योंकि वो कहता है रिपोर्ट भेज देंगे। अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये प्रेसिडेंट का कथन है। उसके बाद हम अगला देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। अगला है अनुराधा 20 वर्ष हम बता चुके हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हम देख रहे हैं जो लगेगा, लेकिन अरविंद कहता है बदनाम होने के बाद तुम्हें कौन अपनाएगा। जब अरविंद कहता है कि मतलब मत छोड़ दो, जो हुआ छोड़ दो, तब वो कहता है कि क्योंकि अगर तुम्हें पुलिस एक्शन लोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, और बदनामी होने के बाद तुम्हें कौन अपनाएगा। तब अनुराधा कहती है सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। और वो कौन है? उसका प्रेमी है चंदू। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, अनुराधा का ही है, झूठ बोलते हैं आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था, आपके बूते पर वह लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपली ले ली मुआवजे में। ये अनुराधा कहती है अरविंद से। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला हम देखेंगे, अनुराधा का ही है, वह आपके बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला आपको
बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। वह कौन? चंदू। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरे सब भ्रम टूट गए। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। धीरे धीरे जाती है और वह उसका एक्सीडेंट होता है और मर जाती है। अगला कथन है अरविंद का। कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने आप को 25 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको जब वो उन पर इल्ज़ाम लगाने को कहता है, वहाँ का वर्णन है फ़ोन पर। अगला हम देखेंगे, और ये भी याद रखना कि फर्नीचर के नाम पर 15,000 रुपयों की चोरी उस पर लगाता है, अरविंद पर प्रेसिडेंट लगाता है। कहता है अगर तू रिपोर्ट नहीं देना तो ये तुम्हारे चोरी का इल्ज़ाम तुम्हारे पर लगेगा। 15,000 रुपये याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे अरविंद का ही है। मेरी बुज़दिली ने मार डाला उसे। उसे किसे? अनुराधा को। लीला उसका विरोध नहीं बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे। वह जाते जाते मुझ पर थूक गई है। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, विमलेंदु का है। 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम, यानी कि विमलेंदु कहता है कि अनुराधा की मौत का जिम्मेदार तुम अकेले नहीं हो, 3 लोग हैं। एक प्रेसिडेंट है, दूसरा लड़की का बाप है और तीसरे तुम हो। विमलेंदु का अगला कथन है। अनुराधा के बाप ने 5,000 रुपये में बेच दिया था। याद रखना, अनुराधा का बाप 5,000 रुपये में मान गया था अपनी बेटी के, उसको मना कर रहा था कि ऐसा एक्शन मत लो। और याद रखना, और उन पर चोरी कितने की लगाता अभी बता कर आए हैं, याद रखिएगा। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, अश्वत्थामा का। दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, अश्वत्थामा का है। अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी, ये कृपि से कहता है। अगला हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, कृपि का ही है। तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था। अगला हम देखेंगे, द्रोणाचार्य। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और जितने भी मैं अंडरलाइन किया हूँ कलर हैं उनको ज़रूर लिख लीजिएगा। दास्ता में धकेला, तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं, मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी, क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया। बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्ता से समझौता करने पर किसने विवश किया। अगला हम देखेंगे, अश्वत्थामा का ही कथन है। पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने, द्रोणाचार्य। उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। अगला हम देखेंगे, द्रोणाचार्य। सुविधाओं ने मेरी धार भौंथरी कर दी थी। अगला हम देखेंगे, द्रोणाचार्य का है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, ये द्रोणाचार्य का कथन है। अगला हम देखेंगे, अरविंद। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। अगला हम देखेंगे, विमलेंदु। लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया, प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया, क्यों। अगला विमलेंदु का कथन है। जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखाकर केवल 300 रुपये वेतन देते थे। विमलेंदु। फिर झूठ, फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे, तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का
झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे, क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। अगला हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण कथन। पहली आवाज, दूसरी आवाज, ये छोड़िए। तो जज का जो वहाँ होता है ये है विमलेंदु का। ये महाभारत का 15वां दिन द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति थे। याद रखना, महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति थे। इसके बाद हम सैनिक का है। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्तांचल से फिर वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बता पाऊंगा। अगला देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन। युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया, ये तो उसमें हम कथा सार में समझ चुके हैं। बाकी व्यवस्था ने, विमलेंदु का कथन है, व्यवस्था ने दम घोंट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। अगला हम विमलेंदु का कथन है। अगला ये है विमलेंदु का ही है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। विमलेंदु का कथन है ये। अगला है अरविंद विमलेंदु। तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। इस तरह से हमारा नाटक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर के PDF मिल जाएगी। अगर और जो भी फ्रेंड UGC नेट हिंदी से तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।